अपने पिलर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसके अंदर बैंकिंग फाइनेंस की बातें ख़त्म करी थी, बजट और फिजल पॉलिसी पे हम लोग फोकस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बजट, उसका रेवेन्यू पोर्शन, वहाँ पर रिसीप्ट, टैक्स, नॉन टैक्स वाली बातें ख़त्म करी थी। इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला है कि डेमोक्रेसी इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर एक तरफ राज्य होता है, दूसरी तरफ नागरिक होते हैं, और इन दोनों की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, एंड टैक्सेशन इट सर्व्स एज एन इकोनॉमिक ग्लू दैट बाइंड्स दिस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जहाँ पर ये नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों में 99 to 100% ऑफ देयर वोटर्स आर ऑल्सो पेइंग टैक्सेस, वहाँ पर भारत के अंदर हार्डली 4% ऑफ आवर वोटर्स आर टैक्स पेयर्स। तो अपनी फिजल कैपेसिटी बहुत कम है और उसके चलते हम विकास के अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये फिजल कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए 3 प्रमुख सॉल्यूशन हमको दिए। फर्स्ट था कि इनकम टैक्स की सीलिंग को आप मत बढ़ाओ। सेकंड सॉल्यूशन वाज कि लीकेज कम करो, चाहे वो सब्सिडी की लीकेज हो, करप्शन के चलते लीकेज हो रही हो, या फिर इकोनॉमिक ये अपने टैक्स एग्जेम्पशन डिडक्शन के चलते कुछ लीकेज हो रही है, इनको आप कम करिए। एंड थर्ड सॉल्यूशन वाज कि प्रॉपर्टी टैक्स रिजिम को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि लोकल बॉडीज़ और राज्य सरकार अपने पैसे का खुद से इंतज़ाम कर लें और केंद्र सरकार पे उतना प्रेशर कम रहे। देन कुछ थियरी टाइप की चीज़ें हमने देखी थी कि पब्लिक अकाउंट्स, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। फिर थियरी के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स केंद्र सरकार के कौन से हैं, राज्य सरकार के कौन से हैं, और उनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। आगे टैक्स आएगा तो टैक्स के अंदर टैक्स अवॉइडेंस, इवेजन, लिटिगेशन की बातें होंगी। उस अनुसंधान में ये मोज़ेक फोंसेका और पनामा लीकेज, ये क्या चीज़ थी। फिर ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार लेके आई है इनकम डिस्क्लोजर स्कीम, कि आप अपना 2 नंबर का या ब्लैक मनी उसको डिस्क्लोज कर दो, उसके ऊपर 45% आप टैक्स भर दो, तो आपके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जाएगा। आजकल न्यूज़पेपर के अंदर भी आप इसके विज्ञापन देख रहे होंगे। आगे टैक्स लिटिगेशन को कम करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। विदेशी निवेशकों को लाभ करने के लिए क्या किया गया, एक वोडाफोन जैसी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड में हम आपको परेशान नहीं करेंगे, ऐसा बजट में बोला। नेक्स्ट जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, POEM, ये दोनों चीज़ हम 1 साल बाद लागू करेंगे, 1 अप्रैल 2017 से। फिर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने देखा कि आप अगर महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं या 2 लाख से ज़्यादा कैश में भुगतान कर रहे हैं तो 1% टैक्स कलेक्शन ऑन सोर्स लगेगा। फिर कुछ सरचार्ज की बात करी थी, क्लीन सरचार्ज और सेस की बात करी थी कि ये क्लीन एनवायरनमेंट सेस लगाएंगे, देन स्वच्छ भारत सेस लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाएंगे, तो वो क्या क्या उसके प्रोविजंस थे हमने देखा। और फिर रेवेन्यू, वहाँ पर नॉन टैक्स रिसीप्ट की कुछ बात करी थी। सो ऑल इन ऑल हमारा ये बजट और उसके अंदर ये रेवेन्यू पोर्शन, वहाँ रिसीप्ट में टैक्स नॉन टैक्स वाली बातें ख़त्म हो चुकी हैं। और अगर इकोनॉमिक सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो फिजल कैपेसिटी वाला चैप्टर ख़त्म कर दिया, टैक्सेशन के अंदर जो जो सुधार की आवश्यकता है वो बातें ख़त्म कर ली। अभी आज के लेक्चर में हम कुछ चीज़ें देखेंगे, वो है 7th पे कमीशन ने क्या सुझाव दिए हैं। नेक्स्ट सब्सिडी लीकेज को कम करना है तो उसके लिए हम जेम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि जनधन, आधार, मोबाइल, ये जेम ट्रिनिटी वाली चीज़ हर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में हम उसे नहीं यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा है, आज बात करेंगे। देन डिसइन्वेस्टमेंट, उसकी थियरी, कुछ रीसेंट ट्रेंड्स की चर्चा करेंगे। एंड लास्टली रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो ये आज के मुद्दे हम देखेंगे। उसके अलावा कंटेम्पररी इशू में 14 फाइनेंस कमीशन एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये आप खुद से सेल्फ स्टडी में देख लेना, ये जो लिंक है वहाँ आप क्लिक करेंगे तो वीडियो पावर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बजट और उसके अंदर रेवेन्यू पार्ट, आप समझिए बजट मतलब इनकम एक्सपेंस का कुछ लेखा जोखा है। ठीक, तो अब जैसे कि UPSC और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें, वो लोग हर साल एग्ज़ाम लेते हैं, आपसे फ़ी कलेक्ट करते हैं, तो आप पाएंगे कि कलेक्टिवली UPSC और स्टाफ सिलेक्शन मिलके 168 करोड़ जितना उनका इनकम रहता है। तो हम लोग बजट के अंदर इसे कहाँ पर क्लासिफिकेशन में डालेंगे, ऐसा दिस इज़ अ जवानी वेस्ट करने का टैक्स। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ये जो UPSC स्टाफ सिलेक्शन है, दे आर पार्ट ऑफ जनरल सर्विसेज, तो बजट वहाँ पर ये अपना रिसिप्ट पोर्शन और नॉन टैक्स रिसिप्ट के अंदर जनरल सर्विसेज और उसके अंदर सब कैटेगरी UPSC एंड स्टाफ सिलेक्शन, उनसे कितनी आमदनी हुई, तो 168 करोड़ रुपीज़। लेकिन उसके सामने ये दोनों संस्था चलानी है, तो लाइट बिल, फ़ोन बिल, स्टाफ सैलरी, राइट, तो ये सारे एक्सपेंडिचर, तो वो कहाँ पर लिखेंगे, वापस रेवेन्यू पोर्शन और एक्सपेंडिचर में। तो आप पाएंगे कि इनके खर्चे कितने, अराउंड 384 करोड़ रुपीज़।
मतलब आमदनी अठनी खर्चा रुपया, ये लॉस कर रहे हैं अराउंड 270 करोड़ रुपीज़। बट लॉस इनके लिए होगा, बाकी कोचिंग वालों की तो मलाई ही मलाई है। एंड सेकेंडली, कोचिंग में भी आपसे सर्विस टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तो सरकार को वो इनडायरेक्ट सर्विस टैक्स मिलेगा। और द हिंदू न्यूज़पेपर जिनका पूरा एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस इनके भरोसे ही चलता है, तो अगेन उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो भी सर्विस टैक्स वगैरह लिया जाता होगा, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जहाँ पर भी वो जाता है मिलता रहेगा। तो इसी प्रकार से हर एक जो भी सरकारी मंत्रालय विभाग हैं, तो वहाँ पर होने वाले खर्चे वो हम लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, कि जनरल सर्विसेज जैसे यूपीएससी है, देन अदर सुप्रीम कोर्ट वगैरह के खर्चे। नेक्स्ट, सोशल सर्विसेज वाले डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक सर्विस वाले डिपार्टमेंट। आगे रेलवे बजट अलग से प्रस्तुत होता है, लेकिन वहाँ पर भी एक्सपेंडिचर के जो आंकड़े हैं वहाँ से निकाल के आप यहाँ पर उसे ऐड किया जाता है। उसी प्रकार ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स और फॉरेन कंट्रीज। आप समझिए, अगर लोन में केंद्र सरकार लोन के अंदर राज्य को और या विदेश को पैसा दे रहा है, तो वो हम गिनेंगे कैपिटल पार्ट के अंदर। लेकिन अगर ग्रांट में पैसा दे रहा है, देन वी विल काउंट इट अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन जिस प्रकार रेलवे बजट से एक्सपेंडिचर के आंकड़े यहाँ पर जोड़ेंगे, उसी प्रकार यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेशन उनके भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के आंकड़े आप यहाँ पर जोड़ेंगे। तो कुल मिला के ये बजट के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। एक और बात, बजट का ये क्लासिफिकेशन हम जानते हैं कि रेवेन्यू पार्ट, कैपिटल पार्ट, इनकमिंग मनी, आउटगोइंग मनी। एक और भी क्लासिफिकेशन बना सकते हैं कि टोटल रिसीप्ट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर के फिर दो पार्ट्स कर सकते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एंड प्लान एक्सपेंडिचर। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर वापस दो पार्ट्स, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उनके इंटरनल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ये स्लाइड में दिए हैं, घर पे आराम से पढ़ लेना। अपने लिए खुश होने की बात यह है कि बजट 2016 में जेटली ने बोला है कि बजट 2017 से ये प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वाला क्लासिफिकेशन मैं ख़त्म कर दूंगा, तो फिर ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। बट इस साल देखना पड़ेगा, तो घर पे स्लाइड देख लेना। अभी ये आप देखो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, उसकी हम जरा डिसेंडिंग ऑर्डर बनाएं। सबसे ज़्यादा खर्चा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में सरकार को किधर होता है, इन करोड्स ऑफ रुपीज़। तो बजट 2016-17 के प्रोजेक्शन दिए हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा होगा इंटरेस्ट पेमेंट में, जो पहले से सरकार ने लोन में पैसा लिया है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बॉन्ड वगैरह, वहाँ पर जो वापस इंटरेस्ट पे करना है, तो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया उधर जाएगा, हाईएस्ट एक्सपेंडिचर इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। दूसरे नंबर पे जाएगा सब्सिडीज़, 2.5 लाख करोड़ के आसपास। आप देखो वहाँ पर मैंने ये डाउन एरो टाइप का मार्क किया है। सी एज सच हर एक साल जैसे जैसे बजट नए साल का आएगा, तो उसमें पहले से ज़्यादा खर्चा दिखाएंगे। लेकिन ये सब्सिडी वाले पोर्शन में कंपेयर टू द रिवाइज एस्टीमेट ऑफ 2015, यहाँ पर मतलब पहले पुराने साल से इधर कम खर्चा होगा, ऐसा प्रोजेक्शन किया गया है। बाकी सभी के अंदर क्योंकि डाउन एरो नहीं है, तो आप ये समझना कि पिछले साल से ज़्यादा इधर खर्चा होने वाला है। ओके, सो फर्स्ट कंपोनेंट वाज इंटरेस्ट पेमेंट, सेकंड वाज सब्सिडीज, थर्ड इज डिफेंस, पेंशन, ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लास्टली पुलिस। ये कौन सी पुलिस? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह, और कुछ चीज़ें। अब देखिए ये जो डिफेंस है वहाँ पर रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को गिनते हैं। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा हो, वहाँ पर कोई मशीनरी प्लांट ऐसा कुछ बनाने वाले हो, और डिफेंस का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा, उनके ये जो स्टोर्स एक्सपेंडिचर, एम्यूनिशन, सैलरीज वगैरह चीज़ें। देन अपना ये जो ग्रांट वाला हिस्सा है कि राज्य सरकार को ग्रांट में जो केंद्र सरकार पैसा देती है, तो कितना पैसा देना है वो कौन तय करेगा? फाइनेंस कमीशन, लेटेस्ट है 14 फाइनेंस कमीशन। और 3 प्रकार की प्रमुख ग्रांट्स दी जाती है। फर्स्ट इज कॉल्ड कि राज्य सरकार की खुद की रेवेन्यू डेफिसिट है, उसको एडजस्ट करने के लिए जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती है। नेक्स्ट, राज्य सरकारों के खुद के जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होते हैं, वहाँ पर केंद्र की तरफ से जो ग्रांटेड पैसा दिया जाएगा। एंड थर्ड, राज्य सरकारों के नीचे जो लोकल बॉडीज़ है वहाँ पर पैसा दिया जाएगा। तो 3 प्रकार की ग्रांट दी जाती है, रेवेन्यू डेफिसिट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड थर्ड इज लोकल बॉडीज ग्रांट। अब यहाँ पर कितना पैसा कौन से पैरामीटर्स पे दिया जाएगा, एज आई सेड अर्लियर, आप 14 फाइनेंस कमीशन वाला लेक्चर वीडियो पावर पॉइंट देख लेना। देन पेंशन, तो इधर हम लोग सिविलियन और डिफेंस दोनों के पेंशन के आंकड़े जोड़ेंगे, और ये कौन तय करेगा? 7th पे कमीशन। वंस अगेन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? इंटरेस्ट, सब्सिडी, डिफेंस, पेंशन, ग्रांट्स एंड पुलिस। ग्रांट 14 फाइनेंस कमीशन तय करता है पेंशन के आंकड़े,
सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से जाएंगे। सो दैट लीड्स टू आवर मेन टॉपिक सेवन्थ पे कमीशन, उसके क्या सेलिएंट रिकमेंडेशन वगैरह चीज़ें। थोड़ा जीके टाइप मसले भी देख लेते हैं फॉर एमसीक्यू। सबसे पहला पे कमीशन कब बना था? इन द ईयर 1946, और उसका कौन था चेयरमैन? ये वरद चेरियार। फिर लास्ट से लास्ट वाला दैट इज़ सिक्स पे कमीशन, उसका चेयरमैन कौन था? जस्टिस BN श्री कृष्णा, वही जो तेलंगाना वाला रिपोर्ट भी उसने बनाया था। और लेटेस्ट पे कमीशन है अपना सेवन पे कमीशन, जस्टिस AK माथुर 2014 में बना, और 2016 जनवरी से उसका पूरा सिस्टम लागू होगा। अभी इसका भी इंटरनल कि ये जस्टिस AK माथुर ही इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन, बाकी मेंबर कौन कौन से घर पे देख लेना। UPSC में तो नहीं पूछेंगे, बट स्टाफ सिलेक्शन या SBI ऐसे परीक्षाओं में पर्सन इन न्यूज़ टाइप के सवाल में पूछ लेते हैं। आगे बात कि सेवन पे कमीशन ठीक है, वो अपना रिपोर्ट बनाएगा, इसको लागू कौन करेगा? मतलब ईयर बुक टाइप का सवाल देखते हैं। तुक्केबाजी में तो ये लगेगा कि पे कमीशन है तो पे, पेंशन, ये सारी चीज़ें पर्सोनल मिनिस्ट्री देखती होगी, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग DOPT लागू करता होगा, बट दैट आंसर इज रॉन्ग। पे कमीशन रिपोर्ट कौन लागू करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, और उसके अंदर कौन? कुल मिला के 5 डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, जिसका बजट 2016 में नाम बदल के कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, DIPAM। ठीक, अब इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट वो क्या देखता है? बजट का काम देखता है, इकोनॉमिक सर्वे बनाने का काम देखता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स वो इसके अंतर्गत काम करता है। और सेवन पे कमीशन लागू कौन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर लागू करता है। और ये सेवन पे कमीशन कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2016 से। ऐसा क्यों? क्योंकि ईयर बुक के अंदर बोला है। देन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वो क्या देखता है? उसके नीचे 2 स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, तो उनके जरिए रेवेन्यू कलेक्शन के पूरे मसले वो काम देखता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करता है? लाइजनिंग का काम, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक हो, सरकारी पब्लिक सेक्टर बैंक हो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये अपना हाउसिंग बैंक, सीडबी वगैरह। देन इंश्योरेंस, पेंशन, उनकी जो भी बॉडी है, और नीचे जो भी सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन सब के साथ लाइजनिंग, वहाँ पर कौन से बोर्ड में क्या डिसीजन लेने हैं, किसको डायरेक्टर बनाना है, सो ऑन एंड सो ऑन, वो काम देखता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अब ईयरबुक टाइप के यहाँ से कोई भी सवाल पूछे जाएँ, आई थिंक यू कैन कवर। एक और सवाल निकालते हैं ईयरबुक से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपेक्स और इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। 4 ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ PMO, कैबिनेट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड नीति आयोग। तुक्केबाजी में ये लगेगा कि नीति आयोग इट इज स्टैंडिंग आउट, ये जवाब होगा। नहीं, द आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, क्योंकि ये जो अपना इंडिया ईयरबुक है, इसके पॉलिटी चैप्टर में ये वाले पेज नंबर पे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि नीति आयोग और वो PMO, कैबिनेट सेक्रेटरी, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफिसेज, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इट इज़ सेपरेट। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन भी आप चैप्टर 2 में देख लेना, MCQ पूछ सकते हैं। वापस आते हैं, हम लोग बात कर रहे थे सेवन्थ पे कमीशन रिपोर्ट, जस्टिस AK माथुर। अब उसने तो लंबा चौड़ा 400-500 पन्नों का रिपोर्ट बनाया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या क्या याद करना है? एक, मिनिमम मैक्सिमम सैलरी क्या होगी। दूसरा, ये जो सैलरी बढ़ा दी सब लोगों की, तो क्या उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। थर्ड, सिविल सर्विसेज के लिए क्या रिकमेंडेशन दिए हैं, डिफेंस सर्विसेज के लिए क्या बोला है, देन कामचोरों के लिए क्या बोला है, लास्टली मिसलेनियस बाकी कुछ रिकमेंडेशंस। तो एक एक करके हम ये देखते हैं। सबसे पहले मिनिमम मैक्सिमम सैलरी। ओवरऑल पहले जो पगार था उससे 24% ज़्यादा पगार सब लोगों को एवरेज, ऑन एन एवरेज मिलेगा। मिनिमम सैलरी कितनी होगी? मिनिमम सैलरी विल बी 18,000 रुपीज़। और ये कैसे तय किया? तो एक एक्सपर्ट थे डॉक्टर आई क्रॉड, जो आज़ादी से पहले UN के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। उन्होंने मिनिमम वेजी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में कुछ प्रिंसिपल फार्मूलाज दिए थे, उसको लागू करके AK माथुर ने ये बोला कि 18,000 विल बी मिनिमम सैलरी। मैक्सिमम सैलरी कितनी होगी? IAS ऑफिसर ऑब्वियसली कि वो ऊपर जाएगा सेक्रेटरी लेवल पे तो 2.25 लाख रुपीज़, लेकिन अगर वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया तो 2.5 लाख रुपए वो मैक्सिमम सैलरी होगी। और हर एक को एनुअल 3% इंक्रीमेंट मिलता जाएगा। कुल मिला के ये अराउंड 24% हाइक है सभी के पगार में। तो ओवरऑल सरकारी तिजोरी पर एडिशनल कितना बोझ पड़ेगा? दैट इज़
1.02 लाख करोड़ रुपीज़ या फिर 0.65% ऑफ द जीडीपी। अब ये भी इतना भी ट्रिवियल जीके याद नहीं रखना है, बस कि मेंस इंटरव्यू में कुछ लिखना हो तो बोल सकते हो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा सरकारी तिजोरी पे खर्चा आएगा। आगे ये तो बात हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप जॉब करते हो तो 18,000 से लेकर 2.5 लाख तक का मिनिमम मैक्सिमम रेंज में आएगा सैलरी। रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए क्या, फॉर एग्जांपल आरबीआई। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आरबीआई अपनी इनकम में से डिविडेंड देती है केंद्र सरकार को, तो हर साल करीब 65,000 करोड़ रुपीज़ राजन भाई डिविडेंड में देते हैं। उसके सामने उनको मंथली पगार कितना मिलता है, आरटीआई के हिसाब से अराउंड 1.98 मतलब 2 लाख रुपए से थोड़ा कम पर मंथ इनको सैलरी मिलता है। अभी ए के माथुर साहब क्या बोल के गए हैं कि सिलेक्टेड रेगुलेटरी बॉडीज़ में उनके चेयरमैन हो तो 4.5 लाख रुपए पर मंथ पगार और बाकी के मेंबर्स को 4 लाख रुपए, सो 4.5 लाख एंड 4 लाख। लेकिन ये चीज़ राजन भाई को लागू नहीं होगी, मतलब हाथ आया पर मुंह ना लगा। तो अब सवाल होता है कि 7th पे कमीशन के रियल बेनिफिशियरी कौन है, किन लोगों को ये रिपोर्ट लागू होता है। फर्स्ट, सभी स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज, उसके चेयरमैन और मेंबर्स, हमने देखा 4.5 लाख और 4 लाख मंथली सैलरी। लेकिन एक्सक्लूडिंग आरबीआई को ये नहीं लागू होगा। बट सितंबर 2016 में जब राजन भाई का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो अलग से फिर वो उनके एडजस्ट करेंगे, केंद्र सरकार जो तय करे। बट थिंग इज आरबीआई को ये पे कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के सभी एम्प्लॉय, चाहे वो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में हो या नॉन इंडस्ट्रियल में, ऑल इंडिया सर्विसेज 3 हैं, आईएएस, आईपीएस एंड फॉरेस्ट सर्विसेज। फिर यूनियन टेरिटरी, सुप्रीम कोर्ट, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, उसके अंदर जो जो लोग काम कर रहे हैं वो सभी ये सारे 1 से लेकर 4 के अंदर जो रिटायर हो गए वो पेंशनर करीब 52 लाख लोग हैं। तो इन सभी को पे कमीशन के सुझाव लागू होते हैं। आगे सवाल, 7th पे कमीशन अप्रॉक्सीमेटली 24% सबको पहले से ज़्यादा पगार मिलेगा, तो मतलब हाथ में ज़्यादा पैसा आ गया। अगर बाजार में उतने सामान खरीदने को नहीं होगा देन इट कैन लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो प्रश्न ये होता है कि विल 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन विल ब्रिंग इन्फ्लेशन और नॉट, क्योंकि अगर ये महंगाई बढ़ाएगा तो राजन भाई का काम बढ़ जाएगा। बिकॉज अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क उनके ऊपर अब जिम्मेदारी है कि इन्फ्लेशन को 2 से 6% की रेंज में मेंटेन करना है, और तो उनका टेंशन बढ़ता जाएगा। बट इकोनॉमिक सर्वे उनको कहता है कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल हैव वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन। अब ऐसा क्यों? तो इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ ग्राफ और आंकड़े से ये बताने की कोशिश की है। हमारे पास 6th पे कमीशन के आंकड़े हैं। आप ये ब्लू लाइन को फॉलो करिए, दैट इज शोइंग कि 6th पे कमीशन लागू करने पर कैसे कैसे लोगों का पगार में बढ़ोतरी हुई। उसके सामने ये रेड डॉटेड लाइन जो है दैट इज शोइंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स नॉन फूड। आप समझिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनके जो भी इन्फ्लेशन के आंकड़े वो काउंट होंगे इंडस्ट्रियल वाले में, और क्योंकि ये पगार के एंगल से हमने देखना है तो फूड इन्फ्लेशन को हम अगर काउंट करेंगे तो ये हमको क्लियर पिक्चर नहीं देगा। सो वी आर फोकसिंग ऑन सीपीआई, इंडस्ट्रियल वर्कर नॉन फूड इन्फ्लेशन। और ये जो ग्रीन 2 पिलर्स बताए गए हैं वो जब 6th पे कमीशन के एरियर्स एक बैच और दूसरी बैच में पे किए गए। अब आप देखिए, जब पहला एरियर पे किया गया तो अचानक से ब्लू लाइन ऊपर चढ़ जाती है, मतलब कि सैलरी में हाथ में ज़्यादा पैसा आ गया। तो अगर हाथ में ज़्यादा पैसा आ गया उस हिसाब से डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ा कि नहीं, तो आप रेड डॉट लाइन फॉलो करो, बहुत मामूली बढ़ोतरी वहाँ पर हुई है, ऐसा नहीं कि एकदम जंप कर गया। सेम वे नेक्स्ट बैच जब पे किया गया तब भी थोड़ा जंप आया, और उसके बाद आप देखिए कि धीरे धीरे सैलरी वाला ग्राफ नीचे जा रहा है और इन्फ्लेशन अपने आप अलग से बढ़ रहा है। मतलब इन दोनों में इतना तालमेल नहीं है। और दूसरा कि पे कमीशन रिपोर्ट लागू होने पर भी महंगाई में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी 6th पे कमीशन में नहीं आई थी, एंड फॉर सिमिलर रीजन 7th पे कमीशन में भी नहीं आएगी। अब एक एक करके कुछ कारण देखते हैं कि ऐसा क्यों होगा। वाई विल पे कमीशन रिपोर्ट विल हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। सबसे पहले एचआरए हाउस रेंट अलाउंस आपके बेसिक पे के परसेंटेज पे गिनते हैं। अब ये एचआरए कितना मिलेगा 7th पे कमीशन में? 8%, 16%, 24%, ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में रह रहे हो, छोटे या बड़े। एज सच सर्वे ये बोलता है कि 7th पे कमीशन लाने के बाद एचआरए के चलते, बिकॉज हाउस रेंट इज काउंटेड एज इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो वहाँ पर अपने को थोड़ी बढ़ोतरी मिलेगी बिकॉज ये बढ़ने वाला है। बट हार्डली 0.3% राइज विल बी सीन, तो मतलब वेरी लिटल इम्पैक्ट अपने को सीपीआई में देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ एचआरए। नेक्स्ट थिंग,
अगर आप ये केंद्र सरकार वाली नौकरी में हैं तो आपको मकान बनाने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलता है। पहले ये था 7.5 लाख रुपीज़, 7 पे कमीशन ने बढ़ा के कर दिया 25 लाख रुपीज़। आप फ़र्क समझो, ये HRA इट इज़ अलाउंस कि वो आपको मिलता है, और ये क्या है, हाउस बिल्डिंग एडवांस। हाउस बिल्डिंग एडवांस इज़ वन टाइप ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस, कि आपको एडवांस में वो 25 लाख तक के केंद्र सरकार पैसा दे देगी, फिर आपने टुकड़े टुकड़े में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चीज़ वापस करनी है। आपको कितने में ये पड़ेगा, सो इट इज़ वन टाइप ऑफ लोन। आप केंद्र सरकार नौकरी कर रहे हो और आपको ये लोन मिल रहा है, तो अराउंड 9% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इट इज़ इंटरेस्ट बियरिंग अलाउंस, मतलब केंद्र सरकार को आमदनी होगी। पहले के ज़माने में आपको मोटर कार खरीदनी हो, मॉपेड खरीदना हो, कंप्यूटर खरीदना हो, हाउस खरीदना हो, इन सब के लिए ऐसे एक प्रकार से लोन वाला एडवांस केंद्र सरकार देती थी। लेकिन 7 पे कमीशन ने बोला कि अभी सरकारी बैंक से जाके वो मोटर कार या मॉपेड खरीदने का कोई भी आदमी जाके लोन ले सकता है, तो ये सारी चीज़ें हमने देने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड परस्यू मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस टाइप की चीज़ें, राइट। तो 7 पे कमीशन ने बोला ये सारे मैक्सिमम ऑफ दिस इंटरेस्ट बियरिंग अलाउंसेस वो ख़त्म, गाड़ी या मॉपेड खरीदना खुद से खरीद लेना, केवल कंप्यूटर खरीदने के लिए और मकान खरीदने के लिए एडवांस दिए जाएंगे। तो ये भी आप सोचिए कि इस हिसाब से लोन में आपको पैसा जो पहले घूम रहा था वो थोड़ा कम घूमेगा, लिक्विडिटी थोड़ी कम इंक्रीज होगी, एंड लाइक दैट जनता के हाथ में पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन कम बढ़ेगा। ठीक, तो ये हुए अपने इंटरेस्ट बियरिंग अलाउंसेस। उसके अलावा अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो कुछ इंटरेस्ट फ्री एडवांस भी मिलते हैं। मतलब आपको एडवांस में साइकिल खरीदनी है तो 4,500 रुपये मिल जाएंगे, और फिर 30 महीने तक हफ्ते हफ्ते में आपका पैसा काट के पगार में से वो एडजस्ट कर लेंगे। बट यहाँ पर कोई आप पे ब्याज नहीं लिया जाएगा, सो दे आर इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस। तो उस प्रकार से ये आपको साइकिल खरीदनी हो, हिल एरिया में पोस्टिंग हुआ तो गर्म कपड़े खरीदने हो, कोई लीगल एक्सपेंसेस हो, और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस आपको दिए जाते थे। जस्टिस A.K. माथुर ने बोला कि ये पिछले कितने सारे पे कमीशन आ गए, हमने इतना सारा पगार बढ़ा दिया, तो अभी साइकिल की 4,500 की क्या है, ये सारी चीज़ें बंद, इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस बंद कर दो। एक कारण कि क्योंकि हमने पगार बढ़ा दिया है, दूसरा कारण कि ये अमाउंट बहुत कम है 4,500 रुपये, और लेकिन 30 महीने तक उसका पूरा पेपर वर्क फाइल वर्क देखना पड़ेगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। सो देयरफॉर ये सारे इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस एबॉलिश कर दिए। तो अब आप समझो ये सारी चीज़ें ख़त्म, तो इस हिसाब से जितना पैसा और हाथ में आ जाता था वो भी कम आएगा। सो अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन पे ऐसा वो कम इन्फ्लेशन जनरेट करेगा। ठीक है, थोड़ा और रिफाइन करके समझते हैं। मान लो गरीबी कम करने के लिए राजन भाई नोट छाप के गरीबों के दे दिया जाए, दीनदयाल सूटकेस ले लो योजना, बट बाज़ार में उस हिसाब से अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ना बढ़े, तो एक हाथ में जनता के हाथ में पैसा ज़्यादा है लेकिन बाज़ार में चीज़ वस्तुएं कम हैं, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, जिसके चलते फिर जो प्याज 100 रुपये पर किलो बढ़ रहे बिकते थे 2,000 पर किलो बढ़ेंगे, राइट। दैट इज़ द बेसिक फंड ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब सवाल होता है कि ये 7 पे कमीशन अपना रिपोर्ट लागू करेगा, उस हिसाब से अराउंड 24% ज़्यादा सैलरी सरकारी लोगों के हाथ में आएगी, तो उसके चलते डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा कि नहीं होगा। एच सर्वे ये बोलता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन अगर सरकारी पैसों के हिसाब से देखना हो तो हमने बात करनी पड़ेगी एग्रीगेट गवर्नमेंट डिमांड और सामने एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई में आप देखिए कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पुराने वर्षों में अल नीनो के चलते ड्रॉट ईयर्स थे और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अपना कम हुआ था, लेकिन अब ला नीना इफेक्ट आने वाला है, उस हिसाब से देयर विल बी गुड मानसून, गुड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। साथ ही साथ सरकार अपनी ये मेक इन इंडिया, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप, इन सब पॉलिसी को परस्यू कर रही है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी पहले से बढ़ेगा। तो हाँ, एग्रीगेट सप्लाई पहले से थोड़ा बढ़ेगा। सामने डिमांड सरकार की तरफ से आएगा, वो कैसे हम देख सकते हैं। पे कमीशन के हिसाब से नया पैसा आ गया वो एक बात, बट मेन थिंग इज फिजिकल डेफिसिट। अगर सरकार उधारी में ढेर सारा पैसा ला के उस हिसाब से खर्चे करने वाली है तो एग्रीगेट डिमांड विल बी हाई, बट क्योंकि सरकार भी FRBM एक्ट के चलते फिजिकल कंसोलिडेशन कर रही है, खर्चे अपने कंट्रोल कर रही है, तो फिजिकल डेफिसिट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी हाई। और पे कमीशन तो एक बहुत छोटा सा ड्रॉप इन द ओशन है। मतलब कि इन सभी पैमानों को देखते हुए कि पे कमीशन में पहले से 24% ज़्यादा पगार आने वाला है, तो एग्रीगेट गवर्नमेंट डिमांड बहुत बढ़ जाएगा और इस हिसाब से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे को नहीं लगता है। दैट इज द फंडा, इट विल प्ले अ माइनर रोल। आगे
इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी एंगल, अब समझिए अगर ज़्यादा पैसा आ गया, लिक्विडिटी बढ़ गई, तो उस हिसाब से डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। बट हाँ, ये बात सही है कि 7 पे कमीशन ने बोला 24% ज़्यादा सैलरी, लेकिन वो जो एडिशनल पैसा हाथ में आएगा तो केंद्र सरकार के सभी लोग तुरंत उसको खर्च नहीं कर देंगे। दे विल इन्वेस्ट इट समवेयर इन फिक्स डिपॉजिट, ईपीएफ हो, पीपीएफ एंड सो ऑन। तो टैक्स के फायदे लेने के लिए दे विल इन्वेस्ट द मनी इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, तो अचानक से लिक्विडिटी सिस्टम में वो नहीं बढ़ाएगा। फिर कि ऑफिसर लेवल के अधिकारियों को पहले 2 साल में जो एडिशनल सैलरी मिलना है उसका हाफ ऑफ दैट दे विल बी पेड इन बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, ताकि सरकारी बैंकों का वो बासेल नॉर्म्स में जो कैपिटलाइजेशन करना है उसका भी मसला खत्म, और इनको भी कैश में हाथ में पैसा नहीं आया तो उतनी लिक्विडिटी एडिशनल जनरेट नहीं होगी, तो इन्फ्लेशन में वो कम प्रेशर डालेगा। देन हमने देखा कि इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस, मोटर कार खरीदनी हो, मॉपेड खरीदना हो, कंप्यूटर, हाउस, तो उसमें से ज़्यादातर माथुर ने बंद करा दिए, राइट। तो उस हिसाब से लिक्विडिटी कम जनरेट होगी। फिर ऑल द इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस, ये विंटर क्लोथ्स और बाइसिकल खरीदने के, वो उसने बंद करा दिए। ऑल इन ऑल 52 टाइप्स ऑफ अलाउंसेज आर एबॉलिश। तो इस हिसाब से आप समझिए कि लिक्विडिटी में प्रेशर, मतलब उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं आएगी। ओवर टाइम पे भी अब नहीं दिया जाएगा, तो अकॉर्डिंगली डिमांड पुल इन्फ्लेशन में कम आपको वो नहीं देखने को मिलेगा। सेम वे एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, उसके भी प्रीमियम पहले से बढ़ा दिए, तो हाथ में पैसा आए लेकिन यहाँ से आपका चला भी गया। ओके, तो ठीक है, ये सारे कारण हैं। हाँ, ये बात भी सही कि थोड़ा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा HRA तो बेसिक पे वगैरह अगर बढ़ेगा तो उस हिसाब से आपका हाउस रेंट अलाउंस बढ़ेगा, और सर्वे बोलता है उस हिसाब से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.3% बढ़ोतरी हमको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि सरकारी नौकरियों में पगार बढ़े तो उस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में भी धीरे धीरे पगार बढ़ना शुरू हो जाए। अगर ऐसा हो तो उस हिसाब से फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ये बोल रहा है कि अभी प्राइवेट सेक्टर में तो उतना वो तेज़ी है ही नहीं कि अचानक से पगार बढ़ जाए, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल जाए। सेकंड थिंग, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर फर्म्स दे आर अंडर यूटिलाइज। आप समझिए, मेरे पास अगर कोई सोडा फैक्ट्री और एक महीने में मैं 1 लाख सोडा बॉटल बना रहा हूँ, इतना मेरा प्लांट कैपेसिटी है, बट राइट नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग हार्डली 60 या 70,000 सोडा बॉटल्स, तो प्लांट मेरा अंडर यूटिलाइज्ड है। अगर मैं ज़्यादा लोगों को भर्ती कर दूं या पहले जो है उनको ज़्यादा पगार दे दूं, तो ऐसा नहीं कि मैं अपनी बोतल का दाम बढ़ा दूंगा, मैं उनको ज़्यादा तोड़ के प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, तो उस हिसाब से इट विल नॉट, द कॉस्ट विल नॉट पास टू द कंज्यूमर, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को वो बढ़ाएगा नहीं, ऐसा सर्वे का प्रोजेक्शन है। तो ये सारे मतलब ऑल इन ऑल ये बोल के, क्योंकि 6 पे कमीशन के हिसाब से भी महंगाई में कोई बढ़ोतरी नहीं आई ज़्यादा, सेम 7 पे कमीशन में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग जस्टिस A.K. माथुर का ये 7 पे कमीशन वो समझ रहे थे। उसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम देख लिया, 18,000 से लेके 2.5 लाख तक पगार, इन्फ्लेशन पे माइनर इम्पैक्ट इट विल गिव। अभी आगे बढ़ते हैं कि सिविल और डिफेंस सर्विसेज के लिए ये क्या सुझाव देके गए हैं। फर्स्ट अबाउट सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में हमको पता है कि IAS ऑफिसर दे आर प्रीमियम, तो उनकी पास दे आर इंजॉइंग 2 टाइप ऑफ एजेस। वो दूसरों से आगे क्यों बढ़ जाते हैं? पहला एज ये होता है कि उनको दूसरे अफसरों से 2 साल जल्दी प्रमोशन मिल जाता है। उसके ऊपर जस्टिस A.K. माथुर क्या बोलते हैं कि ठीक है, ये चीज़ चालू रखो, लेकिन केंद्र सरकार के अंदर अलग अलग मंत्रालय विभागों में जब पोस्टिंग देना हो तो उसके लिए सभी अधिकारियों का पहले एम्पेनलमेंट किया जाता है, फिर उनके स्किल वगैरह देख के उनको वहाँ पर दिया जाए। तो 17 साल की सर्विसेज जिन जिन लोगों की खत्म हो गई हो वो सभी IAS हैं, IPS, फॉरेस्ट सर्विस, ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस, अकाउंट ऑडिट, रेवेन्यू वगैरह, उन सभी को एक ही लाइन पे ट्रीट करना चाहिए जब ये एम्पेनलमेंट किया जा रहा हो। तो उस हिसाब से एज थोड़ी कम हो, दूसरे भी सर्विसेज के अंदर जो ऑफिसर हैं उनको केंद्र सरकार में अच्छी जगह पे डेप्यूटेशन में भेजा जा सके, उनके स्किल एक्सपर्टीज़ का लाभ लेके अच्छा काम किया जा सके, फर्स्ट थिंग। सेकंड एज ये है कि IAS और फॉरेन सर्विसेज वालों को जब प्रमोशन मिलते हैं तो एडिशनल 3% इंक्रीमेंट मिलता है। तो A.K. माथुर ने ये बोला कि बराबर ही इनका इंक्रीमेंट चालू रखो, तो साथ ही साथ बाकी की ऑल इंडिया सर्विसेज, दैट इज IAS पहली ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरी है पुलिस सर्विस एंड थर्ड इज फॉरेस्ट सर्विस। तो पुलिस और फॉरेस्ट के अंदर भी नौकरी करते, दे आर ऑल्सो फेसिंग रिस्क एंड हार्डशिप एंड डेथ एंड इंजरी, तो उनको भी इस प्रकार से एडिशनल इंक्रीमेंट देने चाहिए। मतलब IAS की एज खत्म नहीं कर दी, बट दूसरे लोगों को भी साथ ही साथ ऊपर चढ़ाने की कोशिश पे कमीशन ने करी है। ऐसा पे कमीशन के अंदर भी आंतरिक उनके डिफरेंसेस हैं। चेयरमैन कुछ बोलते हैं, कुछ मेंबर्स का कुछ अलग मानना है। कुछ मेंबर्स ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, एज बरकरार रहनी चाहिए। फिर एक मेंबर ने ये भी बोला
कि एबॉलिश द एज ऑल टुगेदर, आईएएस को भी सबके हिसाब से ही होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि जल्दी प्रमोशन या ज़्यादा इंक्रीमेंट। अदरवाइज अगर आईएएस इतना प्रीमियम है तो अलग से उसकी भर्ती करवानी चाहिए। तो एक ये डाइवर्जिंग ओपिनियन चल रहा है। दूसरी बात, अपने लिए जनरल स्टडीज़ पेपर फॉर एथिक्स, जब ये पे कमीशन का रिपोर्ट बन रहा था, थोड़े थोड़े मुद्दे आ रहे थे, तो आईएएस ऑफिसर जरा नाराज़ हो गए कि ये दूसरी सर्विसेज वाले हमारे पैरेलल कैसे आ गए, नहीं आने चाहिए। सो दे स्टार्टेड अ कैंपेन, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, डीओपीटी, यूपीएससी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सबको ये लेटर लिखेंगे कि हम लोग वी आर मोर मेरिटोरियस। ये आईआरएस वाले तो हार्डली 4% ऑफ वोटर्स को केटर करते हैं, तो उन सबको हमारी पैरेलल आप कैसे लिख सकते हो, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार के उन्होंने कैंपेन चलाए। कुछ एक्सपर्ट्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है। अपने को समझना ये है, फॉर सपोज एथिक्स के पेपर में आपको कोई ऐसा केस स्टडी दिया जाए कि आप सरकारी नौकरी में हैं और आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है और दूसरे लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है, एंड सो ऑन, तो आप क्या करोगे? सोशल मीडिया पे उसका कैंपेन करोगे, आवाज़ उठाओगे? तो इस प्रकार के जवाबों से बचना चाहिए, बिकॉज इट विल शो कि यू हैव प्रॉब्लम विद डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड सो ऑन। कि वो रेलवे के अंदर कचरा पोछा करने वाले अपना यूनियन बना के हमारी मांगे पूरी करो और सामने ऑफिसर लोग भी ऐसा करने लगे, देन इट इज़ अ कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ ऑफिसर। तो जवाब लिखते वक्त ये ज़रा संयम से अपने पॉइंट्स सेट करने चाहिए। ओके, तो मिनिमम मैक्सिमम समझ लिया, अपने को इन्फ्लेशन समझ लिया, सिविल सर्विसेज के लिए क्या बात करी, एज रिलेटेड बातें करी, वो देख लिया। अभी डिफेंस में क्या, यूनिफॉर्म सर्विसेज में पे कमीशन ने ये बोला कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी सर्विस के 7 to 10 ईयर्स में कभी भी वो चाहे तो छोड़ सकते हैं और उन्हें अच्छा खासा पैकेज दिया जाए। नेक्स्ट थिंग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से अगर कोई आदमी रिटायर्ड हुआ है तो वो आगे चल के उसके लिए लेटरल एंट्री होनी चाहिए इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, मतलब सीए, अपना बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। फॉर एग्जांपल कोई मेजर अगर 40-45 की साल में रिटायर्ड हो गया आर्मी से, तो वो आगे चल के एयरपोर्ट सिक्योरिटी वगैरह सीआईएसएफ में वो बढ़िया रूप से देख सकता है। तो ऐसे लेटरल एंट्री स्कीम भी होना चाहिए ताकि उनको भी रोज़गार मिल जाए और यहाँ पर भी बेटर वर्कफोर्स अपने पास हो। देन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, ये बीएसएफ, सीआरपीएफ, उनके अंदर भी जो लोग शहीद होते हैं उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए, मार्टायर स्टेटस। आप समझिए, ऐसा वो लोग किसी नक्सल या आतंकी हमले में मर गए, दे आर ऑल्सो मार्टायर, बट ऑफिशियली मार्टायर स्टेटस का मतलब ये है कि जब पेट्रोल पंप का आवंटन होगा या पीडीएस शॉप का आवंटन होगा या फिर कि ये केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल या ऐसी कोई एडमिशन के अंदर कोटा होगा, तो शहीद के विधवा और बच्चे, उनके लिए कोटा होता है। तो वहाँ अगर इनको मार्टायर स्टेटस है, दे कैन ऑल्सो एंजॉय दोज बेनिफिट्स सिमिलर टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये 7th पे कमीशन बोल रहा है। उसी प्रकार सियाचिन और दूसरी जगह पे आप नौकरी करें तो रिस्क हार्डशिप अलाउंस पहले से बढ़ाया गया है। ऑल इन ऑल डिफेंस सर्विसेज में पहले से आपको अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस ज़्यादा पैसे मतलब मिलेगा, डबल आपको देखने को मिलेगा। ऑल इन ऑल 24% है, बट यहाँ पर ज़्यादा ठीक। नेक्स्ट, 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए और वो डिफेंस सर्विसेज में भी और सिविलियन एम्प्लॉय के लिए भी ये होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो हमारा मुद्दा आता है, 1 रैंक 1 पेंशन क्या है। सवाल, अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऐसा कोई जगह पे, मान लो कि आर्मी के अंदर आप सूबेदार हो, तो आपको कितना पेंशन मिलेगा? उसका जवाब है पेंशन डिपेंड्स एज अ परसेंटेज ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। उसका 50-56% कुछ हो सकता है कि रिटायर्ड होने से पहले आपकी अंतिम पगार क्या थी। तो 2006 के अंदर कुछ उन्होंने नियमों में फाइन ट्यूनिंग किया था, जिसके चलते मान लो कि अगर कोई सूबेदार आज से 15 साल पहले रिटायर्ड हुआ था और उसका पगार था 30,000, तो स्वाभाविक है उस हिसाब से उसको पेंशन मिलेगा। और कोई आज की तारीख में सूबेदार रिटायर्ड हो और उसकी लास्ट सैलरी 50,000 रुपये थी, तो परसेंटेज के हिसाब से आप समझ सकते हैं इस वाले ऑफिसर को, जेसीओ को ज़्यादा पेंशन मिलेगा। सो बोथ दिस आर इन द सेम रैंक, ठीक है, दोनों के कंधे पर उतने ही सितारे हैं। स्टिल 1 पर्सन इज गेटिंग मोर सैलरी पेंशन कंपेयर टू द अदर गाय। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक रैंक को एक समान पेंशन मिलना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेट यू रिटायर्ड। ये सब एक्स सर्विस मैन की डिमांड थी। और भी उन्होंने कारण बताए कि एक तो हमारे साथ वैसे भी नाइंसाफ़ी होती है। अगर आप सरकारी नौकरी में कुछ क्लर्क बन गए तो 50-55 इतने साल तक आपकी नौकरी कायम है, बट इन डिफेंस सर्विसेज नियरली 85% ऑफ द सोल्जर्स दे रिटायर बाय द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक, अगर आप सरकारी नौकरी में क्लर्क है, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, आप विकलांग हो गए, तो फिर भी आपकी नौकरी
टिल दी एंड 50-55 साल तक चालू रहेगी, आपको कहीं डेस्क जॉब या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डाल देंगे। लेकिन डिफेंस के अंदर आदमी अगर कोई सोल्जर किसी लड़ाई में या ऐसे अपाहिज हो गया तो उसे नौकरी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो एक कि हमारे साथ एक भी वैसे ही हम लोग एट डिसएडवांटेज हैं कंपेयर टू सिविलियन एम्प्लॉयज़, और ऊपर से आप ये बोलें कि 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलेगा, तो ये नाइंसाफ़ी है। तो उस हिसाब से फिर उन्होंने अपने पूरे प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी, और 2015 नवंबर में मोदी ने बोला कि हम लोग ये लागू करेंगे, एक फॉर्मूला बनाया गया। लेकिन फिर भी अभी एक्स सर्विसमैन के कुछ सेक्शंस में उस फॉर्मूला को रिलेटेड उनको थोड़ी नाराज़गी है। बट ऑल इन ऑल ये लागू किया जाएगा, और हर साल 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने पर सरकारी तिजोरी पर करीब करीब 8,000 करोड़ का ज़्यादा बोझ पड़ेगा, और 25 लाख एक्स सर्विसमैन को फ़ायदा होने वाला है। ठीक, सो अपना ये 7th पे कमीशन रिपोर्ट, उसकी मिनिमम मैक्सिमम समझ लिया, इन्फ्लेशन, सिविल और डिफेंस एम्प्लॉय के लिए क्या क्या बोला वो समझ लिया। अभी लास्ट 2 चीज़ें, कामचोरों के लिए क्या और मिसलेनियस रिकमेंडेशंस क्या हैं। कामचोरों के लिए क्या, पहली बात जस्टिस ए.के. माथुर ने ये बोला कि जो नॉन परफॉर्मेंस है ऐसे कर्मचारियों के एनुअल इंक्रीमेंट को विथहोल्ड कर देना चाहिए। बोनस स्कीम को ख़त्म करो, उसके बदले परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम लाओ, ताकि काम के हिसाब से उनको ज़्यादा पैसा मिले, मोटिवेशन रहे काम चोरी नहीं करने का। ग्रेड पे की जगह पे मैट्रिक्स होना चाहिए, और आप सरकारी नौकरी में हैं तो इट इज़ अश्योर्ड कि इतनी ड्यूरेशन ऑफ सर्विस होगी, उस हिसाब से आपको मिनिमम इतने प्रमोशन मिलेंगे। तो वहाँ पर ए.के. माथुर ने बोला कि उसे और फाइन ट्यून करो और स्टिंजेंट करो, और होनी चाहिए मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। तो ये सारी चीज़ों से कामचोरों को या तो निकाल दो, या फिर कि कम प्रमोशन इंक्रीमेंट मिले, और जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। ठीक है, लास्टली मिसलेनियस प्रोविजंस। मिसलेनियस में क्या, पे कमीशन ने ये बोला कि हर एक ये 10-10 साल पे कमीशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बजाय आप कोई फॉर्मूला डिज़ाइन कर लो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितनी बढ़ोतरी आ रही है, और दूसरे अलग अलग फैक्टर्स, उस हिसाब से एनुअल इंक्रीमेंट हर एक को मिलते रहें। हर 10-10 साल पे कमीशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार जो अलाउंस है उसे क्लेम करने की प्रोसेस उसे सिंप्लीफाई करो। सरकारी नौकरी में मेरे ख्याल से 2004 से आ गया है न्यू पेंशन स्कीम, तो उसे भी और फाइन ट्यून करने की आवश्यकता है। सो दैट वाज द 7th पे कमीशन रिपोर्ट। कौन उसने चेयरमैन कौन थे, जस्टिस ए.के. माथुर। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। और मेजर रिकमेंडेशन कौन थे, मिनिमम सैलरी 18,000, मैक्सिमम सैलरी 2.5 लाख रुपये। और ये किसको लागू होगा वो सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, आरबीआई को लागू नहीं होगा। बाकी रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए क्या, 4.5 लाख चेयरमैन के लिए, मेंबर्स के लिए 4 लाख। फिर ये सारा ढेर सारा पैसा आ जाएगा, अराउंड 24% हाइक, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं। देयर विल बी अ माइनर इम्पैक्ट इन द CPI बिकॉज ऑफ HRA, ऐसा सर्वे बोलता है। सिविल सर्विसेज में क्या, IAS वाला जो एज है तो दूसरे लोगों को भी उसके पैरेलल लाने की कोशिश की गई। डिफेंस सर्विसेज में क्या, लेटरल एंट्री, पहले से डबल आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। CAPF में आपको मार्टायर स्टेटस, 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम लागू करेंगे, राइट। कामचोरों के लिए क्या, तो वो सारी बातें अभी करी। एंड मिसलेनियस प्रोविजन, स्पेशली कि हर 10-10 साल पे ये पे कमीशन डालने की ज़रूरत नहीं है। सो हम जो लोग बात कर रहे थे पिलर्स ऑफ इकोनॉमी, उसमें अपना दूसरा पिलर था बजट, और उसके रिलेटेड ये अपने इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स में जो मुद्दे थे, फिजिकल कैपेसिटी क्यों कैसे बढ़ानी है वो देख लिया। टैक्सेशन रिलेटेड प्रोविजन वो लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया। और अभी तक हम जो बात कर रहे थे तो 7th पे कमीशन की बातें करें। अभी आगे वाले पार्ट में हम ये अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सब्सिडी वाला पोर्शन फिर उसकी बात करेंगे, एंड देन कैपिटल पार्ट में जाएंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो देख लेते हैं।